जी, जिला कांग्रेस कमेटी का करनाल के संयोजक होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परसों चंडीगढ़ में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें हमारे नेताओं ने चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने, उदय पान जी ने, दीपेंद्र जी ने, जितने सांसद हैं सब ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें ये 10 साल का मौजूदा सरकार से हिसाब मांगा गया। उसको लेकर 90 के 90 विधानसभा हलकों में उनका जो फेलियर पॉइंट है उनको लेकर कार्यकर्ता 15 तारीख के बाद सब जगह जाएंगे, हर जगह जाएंगे। उसी को लेकर आज आपको दो मुद्दों पे एक तो मुद्दा ये है, इसके बाद दूसरा मुद्दा मैं बाद में रखूँगा। दूसरा दीपेंद्र हुड्डा जी 15 तारीख को सोमवार ठीक 3 बजे सब्जी मंडी में आएंगे। सब्जी मंडी से निकलकर वो जीटी रोड पे आ जाएंगे सदेवा स्वीट के सामने, वहाँ से करण गेट से डायमंड चौक, वाल्मीकि चौक, बस स्टैंड से होते हुए भीमराव अम्बेडकर जी का जो अम्बेडकर चौक, वहाँ से लेके आगे महात्मा गांधी जी का चौक है, वहाँ पे जाकर समापन करेंगे। उसका उद्देश्य यही रहेगा भी हम हिसाब मांग रहे हैं 10 साल का। उसके बीच में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, ये क्वेश्चन मार्क है क्यों? बीजेपी की केंद्र सरकार में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों कहा गया? घर घर कैसे पहुंचा नशा व ड्रग्स का काला साम्राज्य? देश में सबसे महंगाई हरियाणा में क्यों है? भ्रष्टाचार के जनक जनता के जी का जंजाल क्यों बने सरकारी पोर्टल, आईडी वगैरह जो भी मुद्दे हैं। भाजपा में 10 साल में हज़ारों करोड़ से 50 से ज़्यादा बड़े घोटाले हुए हरियाणा के अंदर, उनका पर्दाफाश किया जाएगा। भाजपा काल क्यों बना किसानों का काल? किसानों के ऊपर जो जातियाँ हुई वो भाजपा काल में सबसे ज़्यादा हुई। भाजपा में दलितों का पिछड़ा वर्ग में हमेशा उपेक्षा की गई। भाजपा के 10 साल में बहुत ज़्यादा उपेक्षा हुई, वो मुद्दा है। अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए क्यों ख़त्म करी जा रही है सरकारी नौकरियां? एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है बेरोजगारी का, जिसमें सरकारी नौकरियां अग्निवीर योजना और कौशल निगम के माध्यम से ख़त्म की जा रही है। हर वर्ग पर लाठियाँ और गोलियां क्यों बरसाई जाती हैं? कोई भी वर्ग रहा हो, चाहे किसान रहा हो, चाहे वो सरपंच रहे हों, चाहे आंगनवाड़ी बहनें रही हों, चाहे डॉक्टर रहे हों, हर वर्ग पे गोलियां बरसाई गई और लाठियाँ बरसाई गई। ये कारण क्या है? हर वर्ग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के शून्य पर क्यों लेकर आई बीजेपी? विकास जो शून्य है उस पर बीजेपी लेके आई है। 2014 से 2009 तक चुनावी घोषणाएं पूरी क्यों नहीं हुई? 2019 के बाद नया घोषणा पत्र चालू कर दिया, लेकिन जो पुराना घोषणा पत्र था वो घोषणाएं पूरी नहीं हुई, नए मुद्दे और छेड़ दिए गए। बीजेपी के स्वस्थ सफाई जो है उसका दिवालिया पिटा है। हम करनाल की बात कर लें, कल्पना चावला सफ़ेद हाथी बना हुआ है, उसमें कोई भी मशीनरी पूरी नहीं है। 1000 करोड़ रुपए के करीब खर्च हुआ, लेकिन आज वो सफ़ेद हाथी बना हुआ है। ऐसी स्थिति सारे हरियाणा में है। बीजेपी ने प्रदेश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद किया। जितने सरकारी स्कूल हैं वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। टीचरों की नई भर्ती नहीं हो रही, पुराने टीचर तैयार होते जा रहे हैं। बच्चों की जनसंख्या कम होती जा रही है। गरीब बच्चे जो हैं पढ़ाई से लाचार होकर बड़े स्कूलों में ना जाने के बजाय घर बैठ रहे हैं। बीजेपी ने देश के सबसे विकसित अर्थव्यवस्था को चौपट क्यों किया? हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जो व्यवस्था थी वो चौपट हो चुकी है। एक ये जो उस दिन प्रस्ताव पास हुआ उसकी कापी आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुँच रहे हैं करनाल 15 तारीख को। हम प्रेस को विधिवत तौर पर एक लेटर और जारी करेंगे। 3 बजे उनका टाइम है, सब्जी मंडी से हम एकत्रित होंगे। दूसरा, जितनी घोषणाएं मनोहर लाल खट्टर जी ने जो शुरू की थी, अब नैब सिंह सैनी ने आके वो सारी बंद कर दी, नहीं शुरू कर दी। क्या ये लोगों का बहकाने का मुद्दा है या मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा जो योजनाएं थी उनको फेलियर माना नैब सिंह सैनी ने? तीसरा, कुछ दिन बड़े इकट्ठे आते रहे, अब अलग अलग हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं या मनोहर लाल जी का फेलियर है, नैब सिंह सैनी के साथ चलना चाहते, या नैब सिंह सैनी का फेलियर है
मनोहर लाल के साथ नहीं चलना चाहते। भले ही किसी पेपर ने ये लिख दिया हो मैं नैब सिंह सैनी करनाल से लड़ेंगे, लेकिन हम चैलेंज करते हैं करनाल से नहीं लड़ना चाहते और हम उनको कहते हैं कि करनाल से चुनाव लड़े। करनाल का हर कार्यकर्ता जो बाई इलेक्शन था वो तो एक सोची समझे सिस्टम के तहत लड़ा गया, उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, उसमें पैसों का बहुत बड़ा खेल खेला गया, उसमें हर तरह के वर्करों को धमकाया गया, व्यापारियों को डराया धमकाया गया। तो 3 महीने का हवाला देकर वे 3 महीने के लिए सारा काम है, क्यों कांग्रेस के साथ लगते हो, ये सारे औचित्य करने अपनाने के बाद वो जीत पाए हैं। अगला चुनाव हम नैब सिंह सैनी को चैलेंज करते हैं, करनाल से लड़ के दिखाएंगे। वो भागना चाहते हैं, करनाल के लोग उनको भागने नहीं देना चाहिए, यहीं से हरा के वापस भेजना चाहते हैं। अब सबको विधिवत तौर पर 15 तारीख के लिए बुला लिया जाएगा और 15 तारीख को आगे ये खबर करें। ये बड़े मुद्दे हैं, इसके ऊपर कोई बात करना चाहते हैं करें। मेरे सभी साथी हरियाणा की मोज, पराग गाबा, अशोक राणा जी, मैं सुहेल, पप्पी जी, मनिंदर जी, ललित अरोड़ा जी जो हमारे प्रवक्ता भी हैं, रोज जोशी, प्रेम जी, उनसे लेटर पीछे बैठे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे पहले अपने राज्य के जो घोषणा पत्र हैं उन पर श्वेत पत्र जारी करे कि कितनी उन्होंने घोषणाएं पूरी की है। अगर हमने घोषणाएं पूरी अगर कोई कमी रही है तो हमारी सरकार चलेगी। क्या ये भी वही चाहते हैं कि सरकार का अंत हो? मान लेते हैं हमने हमारी घोषणा अगर कमी रहेगी और सरकार हमारी चलेगी, लोगों ने पसंद नहीं किया, यही इनका खात्मा है। इन्होंने ये अपने श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करते? आपके माध्यम से मैं करनाल का श्वेत पत्र जारी कर दे, 1000 करोड़ रुपया जो स्मार्ट सिटी पर लगाया वो कहाँ लगाया, वो तो जारी करें, वो कहाँ गया? 1000 करोड़ पहले वो श्वेत पत्र जारी करें। हमारा तो 10 साल के बाद हम दोबारा आएंगे, वो डिमांड करें। अगले राज्य की कर सकते ना, पिछले या तो हफ्ते करते या उस टाइम करते, हम जवाब देते। अब 10 साल के बाद आकर उनको ये कहना भी श्वेत पत्र जारी कर, नहीं, श्वेत पत्र वो जारी करें क्योंकि 10 साल राज उन्होंने भोगा है, 10 साल अर्थव्यवस्था खराब उन्होंने की है। हम ये जारी कर रहे हैं, इसके ऊपर जवाब देना, ये जो कर रहे हैं इसके ऊपर जवाब देना। 25 जून को काला दिवस मनाया जाएगा हर वर्ष। 25 जून तो निकल गया, नहीं एक आगे से जी। देखिए ये भाजपा वाले वही वो तो इमरजेंसी लगी थी, अब घोषित इमरजेंसी चल रही है। 10 साल से कब बंद है? किसान दिल्ली नहीं जा सकते, व्यापारी चंडीगढ़ नहीं जा सकते, किसान चंडीगढ़ जाएंगे लाठियाँ खाएंगे, आंगनवाड़ी बहनें करनाल अगर सीएम को मिलना चाहती है लाठियाँ खाती है। घोषित इमरजेंसी चल रही है। हमारी इमरजेंसी अगर 2 महीने 6 महीने रही है वो ख़त्म होगी। उस साल के बाद कांग्रेस का कितना राज रहा, उसके बाद कांग्रेस का कितना खुशहाल राज रहा, कितना देश ने तरक्की करी। मनमोहन सिंह जी मुख्य प्रधानमंत्री होते हुए अर्थव्यवस्था का क्या हाल था, जब सारा वर्ल्ड पिट गया था तब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बताया हमने, तो उसके बाद तरक्की करी है। घोषित इमरजेंसी चालू है, उसके ऊपर कोई बात करनी है। घोषित जो बीजेपी के नेता वो कहते हैं कि कांग्रेस लड़ती है हमें फायदा होता है। कांग्रेस लड़ती, उनके साथ लड़ती है ना, ये तो लड़ रहे आपस में लड़ती है। किरण चौधरी भी अब बीजेपी में चले गए, वो नहीं, कहते हैं आपस में लड़ती है। अगर उनका फायदा हो रहा था तो 10 सीट बोल ले जाते। 10 में 5 सीट कांग्रेस में मिली है, बाकी जगह बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। एक सीट हम राजबब्बर वाली से 25,000 से हारे हैं, जो कुरुक्षेत्र की सीट है थोड़े मार्जिन से हारे हैं, जहाँ पैसे का बहुत ज़्यादा खिलाड़ कर दिया इन्होंने। हम कहाँ आ रहे हैं, मतलब 10 में 7 सीटों पे हमने अच्छा रिजल्ट दिखाया है। 46 सीट असेंबली की हम जीत रहे हैं। पार्टी ने मौका दिया दोबारा, अगर मौका करनाल से चुनाव लड़ने का मौका आपको दिया, लड़ेंगे? हम क्यों नहीं लड़ेंगे? पार्टी हाईकमान जब कहेगी लड़ेंगे, जब तक मैं जिंदा हूँ जितनी बार बुलाएंगे लड़े। बाकी सभी साथी बड़े सक्षम हैं, मनोहर अरोड़ा जी, पराग गाबा जी, अशोक जी, रानी बोल, सारे सक्षम हैं। जी, करनाल की जनता का एक ही सवाल आज भी पूछते हैं। एक बयान आपने जारी किया था कि कांग्रेसियों के बारे में या कार्यकर्ताओं के बारे में ही कि पीठ में छुरा घोंप दिया, उसका खुलासा आपने कहा था 4 के बाद करेंगे, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया और लोग जानना चाहते हैं। देखिए आप भी जानते हो, जितनी प्रेस में सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी ने बोला अभी मीडिया में नहीं बोलना, हम मीडिया में नहीं बोलना चाहते। मैं अगस्त के पहले हफ्ते अपने 50 साथियों के साथ खड़गे जी को, दीपेंद्र हुड्डा जी को, भूपेंद्र हुड्डा जी को, उदय मान जी को, परवाल जी को मिलने जा रहा हूँ। वो हमारी अंदरूनी होगी, मैंने सारा तैयार कर लिया है, जिसने व्यक्तिगत किया तैयार किया हुआ है, वो वहाँ देंगे। उसके बाद अगर वहाँ कोई जारी हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने कहा जरूर था लेकिन कर नहीं पाऊँगा। चर्चाएं हैं शहर में कि जो लोकसभा प्रत्याशी आपके थे वो अब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और
उनके द्वारा मकान भी ले लिया गया है और चर्चाएं भी शहर में पूरी तरह से हैं, इस बारे में क्या कहें? देखिए एक मिनट, इसके बारे में यह है कि हाईकमान क्या फैसला करेगी वो मंजूर होगा, नंबर 1। नंबर 2, MP के हमेशा कैंडिडेट बाहर से आते हैं, हम स्वागत करते हैं, हमेशा आए भी हैं। असेंबली में लोकली आदमी ज़्यादा चलते हैं, उसके बाद ही पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी वो मान्य होगा। सर इस बार आपके सामने जो है इनेलो और बसपा एक साथ आएगी अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो कैसे देखते हैं? डायरेक्ट फाइट अब कांग्रेस और बीजेपी में होगी, डायरेक्ट फाइट होगी। मैं चाहूँगा सभी साथी किसी से एक सवाल सबसे। लेकिन सर, जो ये यात्रा निकाली जा रही है, मायावती ने तो पिछली बार भी बयान जारी किया था कि इनेलो गुंडा पार्टी है। देखिए मायावती जी का बड़े सम्मानीय नेता है, लेकिन उनका अब सिस्टम खत्म हो चुका है, वो अब राजनीति में शून्य में जा चुकी हैं, इसलिए वो किसी से समझौता करे काम से फर्क नहीं पड़ता। सर जो पुराना ये कितना अभियान प्रभाव निकाला जा बढ़ने रहा वाला है, है, यात्रा निकाली जा रही है, उसमें कांग्रेस कौन पार्टी से का? नेता साथ दिखाई देंगे? दीपेंद्र हुड्डा जी होंगे, उनका कौन आएगा वो बता देंगे। किस लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये है कि जो 10 साल भाजपा ने जो कार्य किए हैं, जो उन्होंने वादे करके आए थे, जो उन्होंने यहाँ पे लोगों को बुलाया था उस समय, उन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया। उसके लिए वो अपना जो उन्होंने कार्य किया उसका जनता हरियाणा उसका जवाब मांगना चाहती है, उसका हिसाब लेना चाहती है, उसका हमें वो दें 10 साल का जो उन्होंने कार्य किया। क्योंकि उन्होंने गुमराह करके जो वादे झूठे करके लोगों के बीच में आए थे, जनता के बीच में आए थे, उन्होंने बताया था, वो कोई भी आप बताने पूरा किया। आज वो कई तरह की घोषणा कर रहे हैं, और वो घोषणाएं कहाँ से मतलब पूरी हो जाएगी? अगर ये पॉसिबल था, ये होना था, तो पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? ये चीज़ें पहले कर देते जब उनको पता था कि पोर्टल की इतनी भारी समस्या आ रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है, इतनी बहुत समस्या आ रही है, तो वो पहले उनको हल करना चाहिए था। और आज भी सिर्फ घोषणाएं हैं, दफ्तरों में आप जाके देखो, किसी बात करके देखो, कहीं कुछ नहीं हुआ है, उसी तरह से ही चल रहा है। जो पहले लोगों को जो दिक्कत थी वो आज भी बरकरार है। यासी कंपनी ने गलत आईडी बनाई और निकाय मंत्री ने कहा था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस यासी कंपनी पर आज तक कार्रवाई नहीं, गलत प्रॉपर्टी आईडी बनाई। कहाँ से उनको करेंगे? जो उनके मिले जुले उनके वो हैं, कईयों के रिश्तेदार हैं, किसी कुछ है, तो उनके सिर्फ कहने की बात थी। अगर वो करते जो इस तरह की गलत बनाई थी तो कार्रवाई अब तक तो हो जानी थी, वो नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। आप भी चुनाव लड़ेंगे करनाल से? अगर पार्टी मुझे कहेगी तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। बाकी मैं मेयर का दावेदार हूँ, मेयर की तैयारी पूरी अपनी, मेयर का चुनाव लड़ेंगे, जब चुनाव आएगा मेयर का लड़ेंगे। सर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस तो घर घर पहुंच गई है और भाजपा जो है वो पन्नों में उलझ कर रह गई है, तो कहीं ना कहीं फिर से जो है घर घर अभियान चलाया जाएगा। बिल्कुल चलाया जाएगा। आप देखिए ना, अब 15 तारीख को है ये हमारा, वहाँ से चलेंगे, सब्जी पुरानी जो सब्जी मंडी है वहाँ से पैदल होकर अपना कमेटी चौक से इधर बस स्टैंड के आगे चलते हुए सारे इधर से पूरे घूमेंगे। और आप उस दिन देखना कि कितने हज़ारों में हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, साथी हैं, कितने हज़ारों की तादाद में होंगे। और वो उसमें दीपेंद्र हुड्डा जी वो आएंगे, वो उनके साथ सभी लोग, और आप उस दिन देख के मतलब हैरान रह जाएंगे कि इतना मतलब पब्लिक कहाँ से। इस पैदल यात्रा को आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है, इधर शैलजा पैदल यात्रा कर रहे हैं, उधर दीपेंद्र हुड्डा पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं, हर कोई जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी नेता है, जो कार्यकर्ता है, हर जगह अपना अपना कार्य कर रहे हैं। शैलजा जी अपना कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी पूरा रात दिन लगे हुए वो अपना कर रहे हैं। नहीं, वो उस दिन का उनका प्रोग्राम कहीं और का है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और जगह का है, उदयमान जी का है, और दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ है, तो सारे एक साथ एक जगह पे नहीं मतलब ऐसा पॉसिबल से पहुँच जाए। कोई नेता या कार्यकर्ता मौजूद हो उनका? हाँ, तो आप देखना उस दिन जितने भी कांग्रेस सभी आएंगे। जी, क्या कहेंगे? देखिए 15 तारीख को हमारे आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो जो घोषणा पत्र जो मतलब बीजेपी का था, जो उन्होंने 10 साल जो उनका कार्यकाल रहा, जो वो विफल रहे हैं, तो उन्हीं को मुद्दों को लेकर हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी साथी इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता से जानेंगे कि जो उन्होंने वादे किए थे क्या वो पूरे हुए, और जो जनता की जो समस्याएं हैं उनको भी सुना जाएगा, उनको घोषणा पत्र में भी हम शामिल करेंगे। भारत देश में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 की पोजीशन पे था। आज
नंबर 1 कर्ज में है, आज हम कर्जदार हो चुके हैं, तो हिसाब तो मांगेगी ना। कांग्रेस छोड़ के गई थी बीजेपी को, बीजेपी ने जब बागडोर संभाल ली थी तो हरियाणा की पोजीशन नंबर 1 थी ऑल ओवर भारत में। तो हम हिसाब इसलिए मांग रहे हैं कि उस नंबर 1 से आज तुम उसको अति पिछड़े पे कैसे ले आए हो, आज हम इतने कर्जदार कैसे हो गए हैं, आज बेरोजगारी की दर में हम नंबर 1 कैसे हो गए हैं, आज लूट मार भ्रष्टाचार की लाइन में हम नंबर 1 कैसे हो गया। ऐसा कितना खाया है तुम लोगों ने, और वो खा पी के आप हजम करके चले गए हो सेंटर में, फिर आपने छोड़ दिया दूसरा बंदा, उसने क्या देखी जी वो सारी चीजें तो खराब थी, जो भी नीतियां वो लाया था उसकी वजह से हम लोग पिछड़ गए थे, हम लोग उजड़ गए, बिल्कुल हमारा कर्जदार हो गए, प्रति व्यक्ति कर्ज चढ़ चुका है, प्रति व्यक्ति आय हम बढ़ा नहीं पाए हैं। तो हम नया सीएम ला रहे हैं, विफलता के रूप में उन्होंने नया सीएम रखा, अब नया सीएम अपनी योजनाएं ला रहा है। 1 महीने में बेवकूफ समझ लिया करनाल वालों को, 1 महीने में कौन सी योजनाएं लागू कर देगा भाई वो। तो इस बेवकूफ बनाने वाले प्रपंच को हम का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। पद यात्रा करेंगे दीपेंद्र जी, और उसके बाद डोर टू डोर प्रोग्राम चलेगा। हम ये चीजें लेके हमारे सभी नेता पूरे करनाल में घर घर घूमेंगे पूरा 1 महीना। पुराने सीएम